हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स और नियम। सबसे पहले आपको इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स समझने होंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में होता है तो इंडायरेक्ट बनाते समय हम सेड के स्थान पर रिक्वेस्ट वाक्य के भावानुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, चलिए इंडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लीज का करने शब्द ही इससे पता चल जाता है कि ये वाक्य जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब ना तो यहाँ पे टोल्ड करेंगे ना तो आस्क करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा यदि, तो हम इंडायरेक्ट बनाते समय के स्थान पर वाक्य के भावानुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज गिव मी योर पेन से क्या समझ में आता है, इसका भाव यह है निवेदन का, रिक्वेस्ट का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में क्या करते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है तो कनेक्टिव के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और यदि प्लीज या काइंडली शब्द होता है तो इसको हम इंडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और कनेक्टिव का जो प्रयोग किया जाता है टू, यानी टू का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो इस बात का ये ध्यान रहे कि कनेक्टिव के रूप में होने के साथ साथ ये मुख्य क्रिया अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले होता है, अर्थात इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिव मी। अब देखिए क्या है, मी है, योर क्या है, चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड ये शब्द है ना, फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलना बताया गया था, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए मी किसके अनुसार बदला जाएगा, ही के अनुसार, जबकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में। इसका क्या हमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या था, हिम। और यहाँ पे योर देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की पॉजिटिव है, या सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए योर क्या है, पॉजिटिव में है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमें मी का पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और आपने बेहतर पढ़ा भी था। तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, बाकी पेन जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। यदि रिक्वेस्टेड का भाव होगा यानी निवेदन का भाव होगा तो हम सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कनेक्टिव के रूप में हम यदि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा तो कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे पूरा पहले, अब यहाँ पे लिखना शुरू ना कर दीजिए कि जैसे लिखते चले जाइए। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस का, उसका भाव क्या है ना। तो सिट इन योर क्लास है, अपनी कक्षा में। देखिए यहाँ की द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स है ना, अध्यापक है छात्रों से कहा, क्या कहा कि सिट इन योर क्लास है, अपनी कक्षा में बैठ जाए। तो अध्यापक क्या कर रहा है, यहाँ पे निवेदन तो कर नहीं रहा, यहाँ पे आदेश दे रहा है ना। तो इसका मतलब इस वाक्य का भाव क्या है, ऑर्डर्ड, यानी आदेश का भाव। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेट के स्थान पे हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड का। ठीक है, चलिए, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट से। अब कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य हो। ठीक है, कोई भी वाक्य, नहीं अफर्मेटिव में हो चाहे निगेटिव में हो। ठीक है, चाहे वो निवेदन के भाव में हो, चाहे वो आदेश के भाव में हो, या फिर परामर्श यानी एडवाइस के भाव में हो, तो हम कनेक्टिव के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस के लिए टू का ही प्रयोग करते हैं। टू सिट इन योर। अब यहाँ पे योर देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स में हमें जेंडर नहीं चेक करना, बल्कि क्या चेक करना है, नंबर चेक करना है। नंबर चेक करने से पता चलता है कि ये बहुवचन का है, प्लूरल है। तो बहुवचन होगा, तो हमने आपको चेंज ऑफ पर्सन वाले टॉपिक में ये बताया था कि यदि प्लूरल होगा तो उसका प्रोनाउन दे माना जाएगा। इसका मतलब योर किसके अनुसार बदला जाएगा, दे के अनुसार बदला जाएगा। तो योर को दे के अनुसार बदलेंगे। योर क्या है, पॉजिटिव में केस में है, और दे क्या सब्जेक्टिव केस है। तो दे का पॉजिटिव क्या होता है, दियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दियर क्लास। अगला एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य को समझते हैं कि भाव क्या है इसका। तो वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, यानी उसने अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, यानी परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करिए। तो वहां पे ना तो उसने रिक्वेस्ट किया, ना तो उसने
आदेश दिया, है ना? तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, परामर्श दे रहा है, सलाह दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट क्या स्थान पे, एडवाइस्ड, है ना? एडवाइस्ड। एक बात को ध्यान देना, अगर सी लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है, एडवाइस, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस रहेगा। तो ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या रहेगा, कनेक्टिव के रूप में टू का ही प्रयोग रहेगा। और इसके बाद देखिए, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, है ना? इसमें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन याद रहे, अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आता है तो हमने जो आपको बताया था पिछले टॉपिक में, चेंज ऑफ पर्सन में, उस बात को ध्यान रखना। उसमें हमने टेबल भी बनाया था और एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल की सहायता से हमने उसमें कुछ रूल्स भी बताए थे, ठीक है? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका इंटायर्ड बनाएंगे या डायरेक्ट में, ठीक है? इसका इंटायर्ड बनाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? ही सेड टू हर, डोंट अब्यूज एनीवन। यानी यहाँ पे ध्यान देना, क्या कर रहा है कि कोई कर रहा है, यानी ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, है ना? ये पुरुष ये स्त्री है, कब भाव में है हर। तो उसने उससे कहा कि डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे उसने आदेश दिया ना, उसने ऑर्डर दिया ना, बल्कि क्या कर रहा है, एक प्रकार से वो परामर्श दे, यानी सलाह दे रहा है कि किसी को गाली मत दीजिए, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड हर, कनेक्टिव के रूप में टू का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो तीन एग्जाम्पल हमने आपको बताया वो क्या है, अफर्मेटिव में था, है तो इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन अफर्मेटिव के अर्थ में है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए, निगेटिव के अर्थ में ये वाक्य है, भले ही यानी निगेटिव के अर्थ में, लेकिन इसका पूरा भाव क्या है, सलाह दे रहा है, यानी परामर्श दे रहा है, यानी एडवाइस दे रहा है ना? लेकिन रही बात निगेटिव में, तो निगेटिव में आपको बताते एक बात याद रखना, नोट कर लीजिएगा, यदि डोंट, यानी डोंट का मतलब डू नॉट, डोंट का मतलब डू नॉट, है ना? डोंट का मतलब क्या होता है, डू नॉट। सभी को पता है कि डोंट का मतलब डू नॉट ही होता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अगर डोंट से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस, तो डोंट का डू क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। डोंट का डू क्या कर देते हैं, डोंट का डू हटा देते हैं, है ना? तो यहाँ पे डोंट का डू हटा देंगे और इसके बाद नॉट लिखते हैं। क्या करते हैं, नॉट को लिख लेते हैं। नॉट को हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले एरिया में ये मान के चलिए कि लिख लेते हैं। अब कनेक्टिव के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इस एग्जांपल में हमने आपको बताया कि कनेक्टिव के रूप में प्रयोग कर दे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्यूज एनीवन। क्लियर? यदि डू नॉट से अर्थात डोंट से शुरू होगा इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसमें का डू हटा करके नॉट पहले लिख लेंगे, ठीक है? नॉट नहीं लिखना, ठीक है? यहाँ पे भले ही शॉर्ट में दिया हो, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा फुल लिखना है, नॉट, है ना? ठीक है, चलिए इसमें एक और तरीका है। क्या तरीका है, आइए समझते हैं, ठीक है? क्या तरीका है? तरीका ये है कि यदि आप निगेटिव वाले इम्परेटिव सेंटेंस का भाव नहीं समझ पाते हैं कि रिक्वेस्टेड होगा, कि ऑर्डर्ड होगा, कि एडवाइस्ड होगा, तब आपके लिए एक सरल तरीका होता है कि जब कोई भाव ना स्पष्ट हो पा रहा हो आपसे, तो सेड की जगह पे फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है? किसका प्रयोग कर देते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं। और फॉरवर्ड का प्रयोग जब हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, डू नॉट पूरा हट जाता है। डू नॉट क्या हो जाता है, डू नॉट पूरा हट जाता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो डू नॉट पूरा हट गया, अब कनेक्टिव के रूप में वही जो आपको बताए थे अभी कि टू लगेगा, तो टू लगेगा, है ना? टू अब्यूज एनी वन। क्लियर? क्या करना है, यदि आप यहाँ पर वाक्य के भावानुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस का प्रयोग करेंगे, तब इस बात को ध्यान रखना, डू नॉट से नहीं, डोंट से सिर्फ डू हटेगा बस, ठीक है? क्या हटेगा, सिर्फ डू हटेगा, नॉट लिखा जाएगा, इसके बाद कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे, है ना? और यदि आप यहाँ पर वाक्य का भाव न समझते हुए या समझते हुए ही आप फॉरवर्ड का ही प्रयोग कर देते हैं, किसका प्रयोग कर देते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, तब उस स्थिति में, उस सिचुएशन में डू नॉट पूरा हटा दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल देखिए क्या दिया है।
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। माय फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर वेस्ट योर मनी। अच्छा, कभी कभी लोगों के मन में ये आता है, कुछ बच्चे के मन में ये शंका रहता है कि डू नॉट की जगह पे नेवर आ गया तो ये भी कमेंट बढ़िया है ना। कभी कभी कमेंट कर दिया जाता है कि डू नॉट की जगह पे नेवर होगा, तो इसलिए आपको कोई शंका न हो, कोई कमी आप न रह जाए आपकी पढ़ाई में, है ना। तो इसलिए हमने पहले से ही वो सोच लिया कि आपके मन में जो चल रहा है या जो चलेगा वीडियो देखने के बाद, तो ये कमेंट करने के लिए बाकी न रह जाए कि यदि डू नॉट अर्थात डोंट की जगह पर नेवर होता तो क्या होता। आइए समझते हैं, ठीक है। तो चाहे डोंट हो और चाहे नेवर हो, है तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में ही, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि माय फादर सेड टू मी, है ना, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि नेवर वेस्ट योर मनी, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। तो यहाँ पर देखिए आदेश नहीं दिया जा रहा ना, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बल्कि आपको परामर्श दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक्य का भाव वही है, क्या, एडवाइस्ड, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड। एडवाइस्ड मी कनेक्टिव के रूप में टू का ही प्रयोग करेंगे। याद रखना, जैसे हमने आपको अभी यहाँ बताया कि डोंट अगर आता है तो डू को हटाकर नॉट लिखते हैं, तो आप ये समझिए कि नॉट की जगह पर नेवर लिखा हुआ है, अर्थात जिस तरीके से नॉट लिखा गया तब कनेक्टिव लगाया गया, तो उसी तरह हमें नेवर लिखने के बाद ही कनेक्टिव का प्रयोग करना होता है, ठीक है। टू वेस्ट योर मनी, टू वेस्ट योर मनी, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड का प्रयोग करते, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो वहां से डू नॉट पूरा हटता है, लेकिन यहाँ पे नेवर तो रहता ही है ना। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो गया तो आगे चलिए कुछ एग्जांपल्स और इसके देखते हैं। क्या लिखा है, रामू सेड टू द टीचर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर गिव मी 10 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कुछ खास है। ये देखिए जहाँ पे अंडरलाइन हमने किया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आ जाता है तो याद रखना इसको इंडायरेक्ट बनाते समय हम रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं, और बाकी का नियम शेष वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामू, तो वहां पे आप देखिए रामू सर टू द टीचर, रामू ने अध्यापक से कहा सर गिव मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपए दे दीजिए। तो वहां पे रिक्वेस्ट ही कर रहा है, ठीक है, अपने टीचर से। तो यहाँ पे इस वाक्य का भाव क्या है, निवेदन, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रिक्वेस्टेड द टीचर, और यहाँ पर याद रखना कि सर या मैडम शब्द आता है, तो जब यहाँ पे विनम्र निवेदन के लिए सर या मैडम शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैम का प्रयोग किया जाता है, तब याद रखना इंडायरेक्ट बनाते समय इसे हम सबसे पहले रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, रिस्पेक्टफुली, है ना। इसके बाद अब कनेक्टिव के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं, बाकी जैसे आपने अभी जस्ट पढ़ा ठीक उसी तरह है, ठीक है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे रामू का अगर जेंडर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या पुरुष लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही प्रोनाउन, है ना। इसका मतलब मी को ही के अनुसार बदलेंगे, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बाकी का 10 रुपीज उसी तरह रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, किस तरीके से दिया है, द टीचर से, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाइए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ये बॉयज जो नाउन है वो वकेटिव केस में है, और इस तरीके का एक एग्जाम्पल हमने चेंज ऑफ टेंस में आपको सिखाया था। यदि कोई कॉमन नाउन आ जाता है वकेटिव केस में, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का काम मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर है ना, द टीचर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, आदेश दे रहा है ना। चलिए, तो वहां पे हमने आदेश क्या आए जैसे भी आपको बता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वो एक अलग था, उसमें हमने ये तरीके बताए थे कि आदेश से भी जोड़ सकते हैं और उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी रख सकते थे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बॉयज में देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, ये आएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, सब कुछ ध्यान में रखते हुए जब हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड, ठीक है, आदेश का भाव है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। जब हम वोकेटिव केस वाले नाउन को रिपोर्टेड स्पीच से
हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले एरिया में लाते तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या लग जाता है, द। क्या लग जाता है, द। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, गलत मत करना। यदि कोई नाउन स्वतंत्र अवस्था में होगा, यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में हम आपको बता रहे हैं, यदि कोई नाउन है वोकेटिव केस में होगा, स्वतंत्र अवस्था में होगा, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना, द लगेगा। ठीक है, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक, चलिए अब कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग करेंगे, टू सिट डाउन, है ना, टू सिट डाउन। इसके अलावा अध्यापक ने बच्चे को बैठने के लिए आदेश दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख समझते हैं, इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे होगा। तो इसका इंडायरेक्ट बनाने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि क्या होगा और कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, ही सेड टू मी कम इनवर्टेड कम आउट यू प्लीज गिव मी योर बुक, और लास्ट में देखिए क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, है ना। आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस ही है, विनम्र निवेदन के रूप में ये दिया गया है। ठीक है, ना कि मांग रहा, बल्कि क्या कर रहा है, विनम्र निवेदन कर रहा है कि वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, है ना, आप, है ना, कृपया आप अपनी किताब देंगे। यहाँ पे पूछ, ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, लेकिन प्रश्न नहीं कर रहा है, विनम्र निवेदन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर किसी से लेना होता है ना, अब चाहिए तो किसी से लेना था तो किसी में, भैया मिल जाएगा का, है ना, अक्सर होता है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो वो क्या है, जैसे हम गांव घरों में देखते क्या होता है, भैया, है ना, जैसे आपने हमने आपको भी बताया। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल लाते हुए बड़ी लाचारता के साथ ऐसा लग रहा है, बोल रहा है कि मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मुझे अपनी किताब दो, है ना, दे दोगे क्या, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बल्कि विनम्र निवेदन कर रहा है। तो इस बात को याद रखना। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, यदि वुड सब्जेक्ट प्लीज, ठीक है, या फिर कभी कभी आ जाता है कुड, यानी दे सकते हो क्या, है ना, सब्जेक्ट प्लीज, है ना, याद रख, सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे यू हो, ठीक है, आई भी हो सकता है ना, क्या मैं आपकी घड़ी ले सकता हूँ, तो क्वेश्चन थोड़ी करा, विनम्र निवेदन करा ना। चलिए आइए देखते हैं, तो याद रखना, ओड सब्जेक्ट प्लीज या कुड सब्जेक्ट प्लीज होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम करेंगे क्या, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा ही, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाक्य का भाव, इंपरेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो रूल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे विनम्र निवेदन कर रहा, सीधी सी बात है, निवेदन कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, है ना। अब कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग करेंगे हम, कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग, इंपरेटिव सेंटेंस यानी विनम्र निवेदन है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सीधा सा फंडा है कि कनेक्टिव के रूप में हम टू का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें, जो हमने ये लिखा है, ये किस लिए लिखा है, कि जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड सब्जेक्ट प्लीज, कुड सब्जेक्ट प्लीज, इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में दिया है वुड यू प्लीज, है ना, तो वुड यू प्लीज हटाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कनेक्टिव ग्रुप में टू लगेगा, तो इसके बाद 102% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव, है ना। मी क्या फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। योर सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यहाँ पे पॉजेसिव केस में है, यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। ठीक है, चलिए क्लियर, इस बात को याद रखना, कुड सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लीज और वुड सब्जेक्ट प्लीज अगर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, विनम्र निवेदन के रूप में ये होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, यहाँ पर कुछ भी करके दे देता है ना, तो याद रखना, कभी कभी अगर रिपोर्टिंग वर्ग में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो वाक्य में आप देख रहे हैं विनम्र निवेदन हो रहा है, तो मुझे से निवेदन को कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मी का ही ज्यादातर प्रयोग अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगली हेडिंग करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का भी प्रयोग होता है, चलिए देखते हैं।
ये पहला एग्जांपल देखिए क्या दिया है, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से कहा कि कम इन्वर्टेड कमा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो या मुझे घर जाने दीजिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाने से पहले कुछ बातें नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, यदि लेट के बाद कोई भी सब्जेक्ट, आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो अगर लेट के बाद कोई भी, तो इस तरीके से समझेगा कि लेट के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, है ना, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो हम इसको जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ठीक इसके पहले जो आपने इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि यदि वाक्य का भाव है निवेदन का होगा तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे सेड की जगह पे, और आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर लगाएंगे, और परामर्श है अर्थात सलाह का भाव होगा तो एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये नियम बिल्कुल उसी पे आधारित है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो कैसे करेंगे कि अब इसका भाव का लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है अपने ऑफिसर से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड है, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड है। तो रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, अब कनेक्टिव ग्रुप में क्या का प्रयोग करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए सीधी सी बात है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ, आप जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। अभी आपको बताते हैं आगे। अभी आप इतना समझिएगा कि लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आए, किसको छोड़ करके, विदाउट अस को छोड़ करके, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हम इस वाक्य को कनेक्टिव के रूप में टू का, यानी इस वाक्य को हम टू से ही जोड़ते हैं, अर्थात कनेक्टिव के रूप में टू का ही प्रयोग करते हैं, बाकी उसी तरह लिख लेते हैं जैसे अभी ठीक इसके पहले हमने इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव वाला वाक्य को लिखा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लेट मी। अब देखिए हमने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर चेंज आप है टेंस चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स, अर्थात असर्टिव सेंटेंस मन लगा के पढ़ लिया तो अन्य चार सेंटेंसों में कुछ भी नहीं रखा होगा, सिर्फ और सिर्फ से सेज सेट की जगह क्या लिखेंगे और कनेक्टिव के रूप में क्या होगा, बस बाकी टोटल नियम असर्टिव सेंटेंस का होगा। अब बार बार वही बातें आती है, मी आया क्या है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये क्या सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम है ना, गो होम। तो ये क्लियर हुआ, क्लियर क्या, कि लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा आज को छोड़ करके तो हम कनेक्टिव के रूप में टू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं क्या होगा। जैसे दिया क्वेश्चन, हरी से टू हिज फ्रेंड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, है ना। आइए यहाँ पे आप गौर से देखिए कि लेट के बाद क्या है, आस है। तो आपको बता दें यदि लेट के बाद अस का प्रयोग हो जाता है तब कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग करते हैं, तब कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, दैट का। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हरी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए दैट का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर ये होना चाहिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या। तो चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि यदि लेट के बाद इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के बदलने का जो नियम है, यदि लेट के बाद अस शब्द आ जाता है, कौन सा शब्द, अस शब्द आ जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पर हम काहे का प्रयोग करते हैं, काहे का प्रयोग करते हैं, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, काहे का प्रयोग करते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट के स्थान पे आप चाहे तो प्रपोज करो और चाहे तो सजेस्टेड, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्रपोज कर दो चाहे आप सजेस्ट कर दो, ठीक है। चलिए तो सेट है तो इसलिए हमें प्रपोज लिखना या फिर सजेस्टेड लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका मतलब प्रस्ताव रख रहा है, क्या कर रहा है वो, प्रस्ताव रख रहा है। यहाँ पर कोई निवेदन और आदेश और कोई परामर्श की बात नहीं हो रही, बल्कि हैरी सेड टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से क्या कहा कि लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, आइए टहलने के लिए बाहर चले। तो उसने क्या किया, प्रस्ताव रखा, है ना, यहाँ पे प्रस्तावना रखी जा रही। चलिए अपने मन की बातें करा, तो यहाँ पे आप चाहे प्रपोज्ड लगा दो और चाहे आप सजेस्टेड लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हरी प्रपोज्ड। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है क्या,
कि अभी तक आपने देखा होगा कि से या सेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आवे, जैसे असर्टिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि टोटल लिखते थे या टेल लिखते थे या टेल से लिखते थे, तो यहाँ पे टू नहीं लिखते थे ना। जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था कि से या सेट के स्थान पर आस्क और आस्क से आस्क्ड का प्रयोग करते थे, पर टू का प्रयोग नहीं करते थे। इंपरेटिव सेंटेंस में जो लेट का प्रयोग है, यानी लेट का जो नियम है, जो लेट को बदलने का तरीका है, उसमें यदि आप ध्यान देंगे लेट के बाद अस आता है तो ये बात तो क्लियर है कि कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे तो कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि सेट के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना कि प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इस बात की याद रखना। ऑब्जेक्ट है नहीं तो आगे क्या जवाब है ना। चलिए, तो कनेक्टिव के रूप में क्या का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब दैट का प्रयोग करने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान देना। लेट को शुड में बदल देते हैं, आज को वी या दे में बदल देते हैं, वी या दे में, ठीक है। चाहे वी में आप बदल दीजिए, चाहे दे में बदल दीजिए। अब किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि वी में क्यों बदले और दे में कब बदलेंगे, तो याद रखना, यानी वी का मतलब हम ग्रुप में है, वी, और अगर दे का मतलब ग्रुप में नहीं है, बात ये है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी शुड या दे शुड, ठीक है। तो आप चाहे वी शुड का प्रयोग कर लीजिए या फिर दैट शुड का प्रयोग। तो इसका मतलब आज को हमने किस में बदल दिया, वी या दे में बदल दिया, और लेट को किस में बदल दिया, शुड में। अर्थात अपनी भाषा में ये भी आप समझ सकते हैं कि लेटस को हम वी शुड में या दे शुड में बदल देते हैं। बाकी आगे का जो भी शब्द है उसको हम उसी तरह लिख लेते हैं, लेकिन कुछ नियम को याद रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए। गो आउट और, अब कौन सा नियम की बात है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन से संबंधित शब्द फर्स्ट या सेकंड आ जाता, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल का नरेशन हम कैसे करेंगे। चलिए, ही सेड, क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जांपल था, किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या चीज है, दोनों को इकट्ठा समझिएगा, ठीक है। यदि लेट के बाद देयर आ जाए, क्या आ जाए, लेट के बाद देयर आ जाए, अर्थात लेट देयर बी आ जाए, ठीक है। लेट के बाद देयर आ जाए, या फिर लेट के बाद कोई नाउन आ जाए, या फिर प्रोनाउन आ जाए। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे एनिमल, है ना, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाए, या अर्थात फिर देयर आ जाए, तो या फिर ये समझिए लेट देयर भी आ जाए, या फिर लेट नाउन, या फिर लेट प्रोनाउन आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस में थे, ऑब्जेक्टिव केस में थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस के ही रूप में, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी होगा। तब हम कैसे नरेशन करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसका क्या है, इसका रूल वही है क्या, कि इसका हम भाव समझेंगे, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड है ना। यदि ऑर्डर का भाव यानी आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर है। परामर्श का भाव होगा, यदि सलाह का भाव होगा तो एडवाइस है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पर लिखने का तरीका वही है जो अभी जस्ट आपको हमने इंपरेटिव सेंटेंस में बताया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, यानी मेरे मामले में कोई भी पूछताछ न किए, है ना। तो वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे यहाँ पे, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पे यहाँ रिक्वेस्टेड ही होगा। रही बात कनेक्टिव के रूप में आप का प्रयोग करेंगे, तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, यदि लेट के बाद, किसके बाद, यदि लेट के बाद कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन आ जाएगा, तब हम कनेक्टिव के रूप में काहे का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, दैट का, बस इतना ये ध्यान देना, ठीक है। और इसके बाद ये भी ध्यान देना कि हम इस, अगर दैट का प्रयोग करते हैं तो याद रखना यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें शुड का प्रयोग करना था। अब ध्यान देना, जहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात लेटेस्ट है ना, और जहाँ अगर देखा जाए रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड और एडवाइस की बात होती है, तो यहाँ से, तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान देना, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या करना है, लेट के बाद को देयर या कोई नाउन प्रोनाउन आ जाता है तो कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, और बाकी सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज भाव के अनुसार, ठीक है, वाक्य भावानुसार कर देंगे। तो यहाँ कनेक्टिव के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है कि क्या लिखे, तो यहाँ पर जो लेट के बाद है ना देयर है, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और लेट को ही हम किस में बदल देते हैं, शुड में, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड का ही प्रयोग करते हैं। बाकी आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसको वहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बी नो इंक्वायरी, है ना, क्या हो जाएगा,
इंक्वायरी इनटू माय केस। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला एग्जांपल का कैसे करेंगे, सेम वही चीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द किंग है ना। अब इसके बाद का भाव कहा है, लेट द मैन बी सेट फ्री, यानी आदमी को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, आदेश दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वाक्य का भाव क्या है, आदेश का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, और कनेक्टिव के रूप में कहा का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद फिर जो यहाँ पे लेट के बाद सब्जेक्ट होगा, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको हम तो लिखेंगे ही, है ना। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहा का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। कहा का प्रयोग, शुड का प्रयोग करने के बाद जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वहीं से लिखना शुरू कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हुई क्या, कि ये लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो कनेक्टिव के रूप में टू का ही प्रयोग करेंगे, वाक्य भावानुसार, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस का प्रयोग करते हुए। ठीक है, यदि लेट के बाद अस आता है, यदि लेट के बाद अस आता है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पर प्रोपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हुए कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। लेट अस को वी शुड में या दे शुड में बदल देते हैं, अर्थात अपनी भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि इसको हम वी या दे में बदल देते हैं और लेट को शुड में। ठीक है, अर्थात सहायक क्रिया के रूप में शुड का ही प्रयोग किया जाता है और बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपने क्या समझा है, इसमें आपने क्या समझा कि लेट के बाद यदि कोई, लेट के बाद यदि कोई, जहां पे अंडरलाइन है, ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन आए, अर्थात यहाँ पे आपने देखा कि देयर आए। ठीक है, यदि देयर या नाउन प्रोनाउन आता है, तब हम क्या करते हैं, नियम वही है, वाक्य भावानुसार सेट के स्थान पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। देयर और नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसको लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर, चलिए, ठीक है, समझ में आया। यदि आपको हमारी पढ़ाई, यदि यहाँ आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, हमने जो आपको पढ़ाया हो आपको बेहतर लगा हो, तो एक बार जरूर सोचना कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। धन्यवाद।